नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 3 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के अंग्रेजी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 13वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्ट के पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही हर पैराग्राफ पर बेस्ड 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो अगर आप डायरेक्टली प्रश्नों पर जाएंगे तो कम से कम आपका समय बचेगा। कई बार ऑनलाइन परीक्षा में क्या होता है, अभ्यर्थियों के पास समय नहीं बचता है पैराग्राफ पढ़ने के संदर्भ में। तो अगर डायरेक्टली प्रश्नों पर जा रहे हैं तो वो ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे बिना पैराग्राफ को पढ़े हुए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां पर चूंकि समय की पाबंदी है, इस वजह से डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे और उसका उत्तर हम लोग पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके अनुवाद करने लगूंगा तो आपका फालतू में समय व्यतीत होगा। तो चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर ही चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, स्वामी डिड नॉट वांट टू गो स्कूल बिकॉज, यानी कि स्वामी एक बच्चे का नाम है, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप पैराग्राफ में यहां पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। उसके पिता ने जब पूछा, स्वामीनाथन के पिता ने पूछा, फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है? तो स्वामीनाथन ने उत्तर दिया कि उसका सर दर्द कर रहा है, हेडेक है। ठीक है। फिर उसके पापा ने कहा कि ड्रेस अप एंड गो, तैयार हो और जाओ। तो फिर वो बहाना बनाने लगा, आई कैन नॉट गो लेट टू द क्लास, यानी कि मैं लेट स्कूल नहीं जा सकता। यानी कि वो अभी तक सरदर्द का एक तरीके से बहाना बना रहा था, और जब सरदर्द पर जबरदस्ती उसके पिता ने कहा कि नहीं तुम स्कूल जाओ, तब वो बहाना बनाने लगा कि वह देर से स्कूल नहीं जा सकता। तो वो क्या कर रहा है, वो स्कूल जाना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ही डिड नॉट लाइक गोइंग स्कूल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, द स्कूल हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर, यानी कि स्कूल का अस्तित्व कितने समय से है? इसका उत्तर आप यहां देख सकते हैं, ही होप्ड दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द बिल्डिंग टू डस्ट बट दैट स्कूल बिल्डिंग हैड विथ स्टूड सिमिलर प्रेयर्स फॉर ओवर 100 years नाउ। यानी कि जो स्वामीनाथन था, जो स्कूल नहीं जाना चाहता था, वो ये चाहता था कि भूकंप के झटकों की वजह से जो बिल्डिंग है वो डस्ट में बदल जाए। लेकिन ऐसी हजारों प्रार्थनाओं के बावजूद भी ये जो स्कूल का बिल्डिंग है वो ओवर 100 year, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा समय से अपने जगह पर ऐसे ही सिमिलर वे में खड़ा है। ठीक है। तो कितने पहले का ये एग्जिस्टेंस है इस बिल्डिंग का, इस स्कूल का? तो ओवर 100 year, 100 को सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मोर देन अ सेंचुरी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ऑन हिज वे टू हिज स्कूल्स रेड बिल्डिंग स्वामी वाज वेरी एंग्री विथ हिज फादर। ठीक है। अगला दिया गया है, ही वांटेड टू स्कूल बिल्डिंग टू बी एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि वह चाहता था कि उसका स्कूल का जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, वो प्रार्थना इसी प्रकार का करता था, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था। अगला देखिए, सी वाला स्टेटमेंट दिया गया, ही वाज श्योर दैट हिज प्रेयर्स वुड बी आंसर्ड, यानी कि वो निश्चिंत था, आश्वस्त था कि उसके प्रेयर, उसके प्रार्थना का आंसर किया जाएगा। ठीक है। तो दूसरा वाला तो सही है, और पहला और तीसरा पर हमें एक बार विचार करना है। तो चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। यहां पर देख सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग का जो कलर बताया गया था वो रेड बताया गया था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, एज ही अप्रोच्ड द येलो बिल्डिंग, उसकी स्कूल का कलर क्या था, बिल्डिंग का कलर क्या था, पीले कलर का था, और वहां पर स्टेटमेंट क्या कह रहा था, रेड कलर का। तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। देखिए यहां पर रेड बिल्डिंग की बात की गई थी, तो इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा वाला तो 100% सही है। और तीसरे की बात करें तो ये पैराग्राफ में कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है कि उसे विश्वास था कि उसका प्रार्थना स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो पैराग्राफ में नहीं दिया है उसे भी आप गलत मान करके चलेंगे, यानी कि ए और सी गलत है और बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए एंड सी आर फॉल्स बट बी इज ट्रू, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वामीज रिलेशन विथ हिज फादर वाज, यानी कि स्वामीनाथन जो बच्चा था जो स्कूल नहीं जाना चाहता था, उसका उसके पिता से रिलेशन कैसा था? तो स्वामीनाथन अपनी मम्मी को कन्विंस कर लिया कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसका हेडेक था, लेकिन वो अपने पिता से डरता था, क्योंकि जब वो पिता से बोला कि
मेरा सर दर्द कर रहा है, तो उसके पिता ने उसे डांट दिया कि नहीं तुम स्कूल जाओ, और उसके बाद वो दूसरा बहाना करने लगा कि अब लेट हो गया है, अब नहीं जा सकते हैं। फिर भी वो जाने के लिए तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसे डर था, भय था, फियरफुल था, ठीक है, अपने पिता से भयभीत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फियरफुल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इसको पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला दिया गया है, स्वामी वाज एंक्सियस टू नो दैट हिज फादर हैड रिटन इन द लेटर, यानी कि स्वामीनाथन ये जानने के लिए चिंतित था कि आखिर उसके पिता ने उस लेटर में क्या लिखा था। और अगला प्रश्न है, ही थॉट अबाउट डिस्ट्रॉइंग द लेटर, वह पत्र को एक तरीके से फाड़ने, बेकार करने के लिए विचार कर रहा था। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर, दोनों स्टेटमेंट का उत्तर जानने के लिए आपको पैराग्राफ में चलना होगा। तो चलिए मैं पैराग्राफ में लेकर के चलता हूं और अंतिम पैराग्राफ में इसका उत्तर मेंशन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पैराग्राफ। देखिए यहां पर दिया गया है, वॉट हैव यू रिटेन फादर, स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। यहां पर स्वामीनाथन जब नहीं जाना चाहता था तो उसके पिता ने उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा था और साथ ही एक लिफाफा में एक लेटर लिख करके भेजा था कि तुम अपने प्रिंसिपल को ये लेटर दे देना। तो वो जानने के लिए चिंतित था कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके प्रिंसिपल से उस बच्चे की, स्वामीनाथन की शिकायत की गई है। तो वो थोड़ा सा चिंतित था। देखिए यहां पर, नथिंग टू यू, गिव टू योर हेड मास्टर टू गो टू योर क्लास, यू मस्ट ब्रिंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम him in the evening। यहां पर देख सकते हैं, as he approached the yellow building he felt that bulge of the letter in his pocket, he felt it like an executioner। for a moment he was angry with his father and wondered why he should not flying into the gutter, यानी कि वो ये सोच रहा था कि क्यों ना इसको गटर में बहा दिया जाए, यानी इसको पेपर को फाड़ करके फेंक क्यों ना दिया जाए। यही विकल्प में दिया गया था, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में जो 2 विकल्प दिए गए थे आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पहला दिया गया था कि वह चिंतित था कि उस लेटर में क्या लिखा गया है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। और दूसरा था कि वह सोच रहा था कि उस लेटर को बर्बाद कर दिया जाए, फाड़ के फेंक दिया जाए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ए और बी दोनों विकल्प यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए एंड बी आर ट्रू, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ही फेल्ट इट लाइक एन एग्जीक्यूशनर। यहां पर जो अंडरलाइन शब्द है एग्जीक्यूशनर, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, ये कौन सा शब्द है आपसे पूछा जा रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ध्यान से समझिएगा, इसका पूरा का मतलब हुआ, इस वाक्य का मतलब हुआ, ही फेल्ट इट लाइक एन एग्जीक्यूशनर, उसने इसे एक जल्लाद की तरह महसूस किया, ठीक है। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि जल्लाद कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये किसी का नाम है, नाम इन द सेंस कि किसी व्यक्ति विशेष को हम लोग जल्लाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाउन की तरफ व्यवहार कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 नाउन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वामीनाथन वेल्ड द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, यानी कि स्वामीनाथन, वेल्ड का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। स्वामीनाथन विलाप कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, विलाप करने के सेंस में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्राइड, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाउ स्टबर्न हिज फादर वाज। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। द वर्ड स्टबर्न हियर इज यूज्ड एन एज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ड है जो अंडरलाइन किया गया है ये कौन सा शब्द है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, इसका पूरा मतलब हो जाएगा कि उसके पिता कितना जिद्दी थे, ये इसके सेंस में है। तो इस सेंस में जिद्दी किसकी विशेषता बता रहा है, पिता की विशेषता बता रहा है। और पिता क्या है, पिता यहां पर नाउन है, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 एडजेक्टिव, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, तो चलिए इसके भी डायरेक्टली प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, रवि फील्स दैट ही कैन वर्क मोर इफिशियंटली आफ्टर, यानी कि रवि यह महसूस करता है कि इसके बाद वह और ज्यादा प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। तो किसके बाद पूछा जा रहा है आपसे, यहां पे आप इसका उत्तर देख सकते हैं। आई जंप ऑन टू माई स्टेशनरी बाइक एंड साइकिल फॉर 45 मिनट टू वर्क से रवि। व्हेन आई गेट माई डेस्क माई ब्रेन इज एट पीक एक्टिविटी फॉर फ्यू आवर्स। उत्तर क्या हो जाएगा, साइकिलिंग के बाद से वो और ज्यादा महसूस करता है कि वो अपने कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पीपल बिलीव दैट द बेनिफिट ऑफ साइकिलिंग कैन बी बेस्ट अचीव्ड बाय रिपीटिंग इट आफ्टर एवरी स्पेल ऑफ हार्ड वर्क। और अगला स्टेटमेंट दिया गया है, हाउएवर देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर द सेम। विकल्प ए की अगर बात करें तो पैराग्राफ के अनुसार ये गलत है, और
विकल्प 2 में कहा जा रहा था कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बैनिशेज द ब्लू, पैराग्राफ 4 में ये लाइन मेंशन किया गया है, बैनिशेज द ब्लू। इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ब्लू है, ये किस सेंस में प्रयोग किया गया है। पैराग्राफ नंबर 4 में आप देख सकते हैं, साइकिलिंग आल्सो एलिवेट्स योर मूड, रिलीव्स एंग्जाइटी, इंक्रीजेज स्ट्रेस रेजिस्टेंस एंड इवन बैनिशेज द ब्लूज। तो इवन बैनिश मतलब होता है रोकना, और यहाँ पर ब्लूज का मतलब यहाँ पर समस्याएं, कठिनाई से संबंधित आया हुआ है। ठीक है, तो ब्लूज का मतलब यहाँ पर कठिनाई है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ट्रबल्स यानी कि कठिनाई, समस्या, परेशानी, इस सेंस में वहाँ पर यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसको पढ़ करके आपको इसका जवाब देना है। पहला स्टेटमेंट है, व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग अ पर्टिकुलर हार्मोन इज रिलीज्ड विच इंक्रीजेज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। और दूसरा दिया गया है, दस वी कैन से दैट एक्सरसाइज इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शंस। पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तब ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो रेज होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ में मेंशन किया गया, देखिए, व्हेन यू फर्स्ट बिगिन टू एक्सर्ट योरसेल्फ, एक्सर्ट का मतलब होता है खींचना। ठीक है, योर बॉडी रिलीज अ पर्टिकुलर हार्मोन टू रेज योर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने की बात तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सर्ट की वजह से हो रहा है, ना कि एक्सरसाइज की वजह से। तो ये एक तरीके से गलत माना जाएगा। ऑप्शन जो विकल्प ए था, जो स्टेटमेंट ए था, वो हमारा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और दूसरे की बात करें, 10 वी कैन से दैट एक्सरसाइजिंग इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ के अनुसार जो साइकिलिंग है उस पर फोकस किया गया है। कहा जा रहा है कि साइकिलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करने से। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला था ये सही होगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ के अनुसार साइकिलिंग मोर अप्रोप्रिएट है एक्सरसाइज से। ठीक है, तो ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ए इज फॉल्स एंड बट बी इज ट्रू, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ स्टेशनरी साइकिलिंग। जैसा कि आप लोग जिम में देखते होंगे, जो साइकिलिंग की जाती है जो कि स्थिर रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइकिल जो आप रेगुलर चला करके कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। जो स्थिर साइकिलिंग की जाती है जिम में, उसकी बात की जा रही है कि कौन सा इसमें से एक बेनिफिट नहीं है। तो पैराग्राफ के अनुसार देखा जाए तो बेटर मेमोरी की बात की गई थी, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जिसकी बात नहीं की गई है वही उत्तर होगा। दूसरा दिया गया था गुड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी बात की गई है तो उत्तर नहीं होगा। तीसरा बेटर मेंटल रिस्पॉन्स भी मेंशन किया गया तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्टडी हार्ट रेट, ये मेंशन नहीं किया गया था साइकिलिंग के बेनिफिट के रूप में पैराग्राफ में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डिप्रेशन इन द पैरा 4 इज यूज्ड एज एन। तो पैरा 4 में, पैराग्राफ 4 में डिप्रेशन एक वर्ड यूज किया गया है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। पैराग्राफ 4 की बात की गई थी, एक्सरसाइज वर्क्स इन द सेम वे एज साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन एक बीमारी के तौर पर दिखाई गई है और उस बीमारी के इलाज की बात की जा रही है। तो ये किसी बीमारी का नाम है, तो किसी भी चीज का नाम जो होता है वो नाउन होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन किस प्रकार से यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नाउन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ट्रिगर, जो कि पैराग्राफ 3 में मेंशन किया गया है, डज नॉट मीन द सेम एज, यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि ट्रिगर से अर्थ में मेल नहीं खाता है। ट्रिगर का प्रयोग पैराग्राफ 3 में स्टार्ट करने के सेंस में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन 1 स्टार्ट तो होगा ही, शुरू करना, इसके बाद से एक्टिवेट यानी कि एक्टिवेट करना, चालू करने के सेंस में है, ये भी शुरू करने से संबंधित है। सेट ऑफ मतलब कि तैयार होना, बिल्कुल एकदम तैयार होना, इस टाइप से है, तो ये भी इसके सेंस में है। लेकिन अगर बात करें फ्लैशबैक की, तो फ्लैशबैक का मतलब एक तरीके से पास्ट में जाने के सेंस में होता है। ठीक है, तो ये ट्रिगर यानी तैयार होने के अर्थ के सेंस में नहीं है। चूंकि आपसे डज नॉट पूछा गया था कि कौन सा मेल नहीं खाता है, तो फ्लैशबैक इसका मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लर्नर सेंटर्ड क्लास। लर्नर सेंटर्ड मीन्स शिक्षार्थी केंद्रित यानी बाल केंद्रित कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखें, दिया गया है, हेल्प्स टीचर्स मेक डिसीजन इन क्लास एंड मेक्स देम सेल्फ रेलिएंट। सेल्फ रेलिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो ये टीचर को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाता है ताकि बच्चा केंद्र में रहे और
अपने ज्ञान की निर्माण करने के लिए वो आत्मनिर्भर बन पाए। तो ये तो टीचर की बात कर रहा था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कंसीडर्ड लर्निंग टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, यानी कि जो अधिगम है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये टीचर की जिम्मेदारी बताया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि बाल केंद्रित में बालक केंद्र में वो अपने ज्ञान की रचना खुद खोज करके करेगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट इग्नोरिंग द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, यानी कि केवल कुछ बच्चों की बात कर रहा है और मेजॉरिटी को इग्नोर करने की बात कर रहा है, बच्चों को इग्नोर करने की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए, टेक्स इनटू कंसिडरेशन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स, यानी कि जो बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उसके अनुभव को बच्चे खुद अनुभव करके एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बालक केंद्र में है और बालक के एक्सपीरियंस को, बालक के अनुभव को ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज इंक्लूजन इन लैंग्वेज एजुकेशन। देखिए, इंक्लूजन इन एजुकेशन अगर बोले तो वो अलग है, वो समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन अगर इंक्लूजन इन लैंग्वेज एजुकेशन बोले तो वो भाषा में इंक्लूजन की बात कर रहा है, यानी भाषा में समावेशन की बात कर रहा है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है, इट इंक्लूड्स पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड बाय द टीचर टू सूट लर्नर्स नीड, यानी कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार वो स्ट्रेटजी अध्यापक बनाने की बात कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये किससे, ये समावेशी कक्षा की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बालक हैं, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार से वो अपनी स्ट्रेटजी टीचिंग की तैयार करेगा। लेकिन ये क्या है, ये समावेशी शिक्षा है, और प्रश्न में आपसे इंक्लूजन इन लैंग्वेज पूछा गया था, तो ये हमारा समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज में इंक्लूजन प्रश्न पूछा जा रहा है, और जो पहला विकल्प है वो समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट था, इस वजह से गलत हुआ है। दूसरा देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग फॉर इंस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंस्ट्रक्टिंग स्कूल कम्युनिटीज। यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, तो ये इंक्लूजन, लैंग्वेज इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इट रिफर्स टू इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मेथड इन ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो ये केवल नवाचार की बात कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम चल रहे थे पहले, उसमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये भी इंक्लूजन नहीं है लैंग्वेज में, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए क्या कहा जा रहा है, इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्म्ड व्यू ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसफॉर्म्ड व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इनकॉर्पोरेटिंग अ सोशल एंड इंटरैक्टिव पर्सपेक्टिव। तो यही भाषा का सबसे एक तरीके से बेहतर विकल्प दिया गया है जिसमें इंक्लूजन होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिफ्लेक्शन इन लैंग्वेज टीचर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में जो भाषा शिक्षक है वो क्या प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए, जो भाषा शिक्षक है वो मूल्यांकन और समस्या समाधान के पहलुओं को शामिल करता है जो नई अंतर्दृष्टि की समझ की ओर ले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इंक्लूड्स एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडिंग टू न्यू इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शोएब यूज्ड और रीडिंग पैसेज टू टीच पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि शोएब एक शिक्षक है जो कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ाने के लिए एक पैसेज को पढ़ रहा है, ठीक है। ही गेव एग्जाम्पल्स, वह उदाहरण देता है, एक्सप्लेन द रूल्स टू स्टूडेंट्स, और व्याख्या करता है रूल्स की छात्रों के सामने, एंड प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कराता है। स्टूडेंट आर स्टिल नॉट डूइंग वेल ऑन प्रैक्टिसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें अभी भी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सजेशंस फॉर द शोएब आर प्रोवाइडेड बिलो। अब सजेशन जो शिक्षक है, जो शोएब है, उसके लिए कुछ सजेशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, चूज द वन दैट डज नॉट फिट, यानी कि कौन सा इसमें निगेटिव है जो कि उसकी मदद नहीं करेगा शिक्षक का उस टेंस को पढ़ाने के संदर्भ में।
तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट बेटर विथ स्टूडेंट एंड हेल्प देम प्रैक्टिस ऑफन, यानी कि ये कहा जा रहा है कि पहले बच्चों को वार्तालाप करने के लिए बोलें और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बोलें, यानी कि जो टेंस पढ़ाया जा रहा है उसमें कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही थी। ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं उस गतिविधि में, तो ये तो पॉजिटिव था। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एड्रेसिंग लर्नर्स लेवल ऑफ नॉलेज, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनके जो शिक्षा का स्तर है उसको एड्रेस करते हुए उसको एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है, यानी कि बच्चे की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चा कितना सीखा है बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, एम्प्लॉय कोरल ड्रिल टू टीच ग्रामर, यानी कि एक तरीके से अभ्यास कराने के ही सेंस में ये भी है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। क्यों पॉजिटिव है, आप विकल्प नंबर 3 देखिए, आपको पता चलेगा कि सबसे निगेटिव विकल्प नंबर 3 ही है। क्या कहा जा रहा है, ब्रिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स टू क्लास एंड आस्क देम टू लिसन रिपीटेडली, यानी कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लाई गई है, एक टेप रिकॉर्डर दे दिया गया बच्चे को और बोला गया है कि इसको सुनिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि जो बच्चे कक्षा में टीचर के द्वारा प्रयास करने और बार बार उसको प्रैक्टिस कराने के बावजूद भी जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन करके, सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर को सुन करके और उसका रिपीटेडली सुन करके उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ये सबसे ज़्यादा निगेटिव था और प्रश्न में चूंकि निगेटिव ही पूछा गया था, इस वजह से ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन इज इनकरेक्ट, यानी कि जो बच्चे को ग्रामर पढ़ाया जा रहा है वो टेक्स्ट बेस्ड यानी कि लेख पर आधारित बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है इसके संबंध में, यानी निगेटिव सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन हेल्प यू फोकस ऑन ऑल यूजेज ऑफ ग्रामर पॉइंट, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, ग्रामर को हम लोग अलग से नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे को साहित्य में जो ग्रामर के पार्ट आ रहे हैं उसी से जोड़ करके पढ़ाते हैं। अब बच्चे को कहानी सिखा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि ग्रामर अलग से बताएंगे। जैसे कहानी बच्चे को सुनाया जा रहा है कि एक समय में एक राजा था, तो ये बताया जा सकता है कि ये जो घटना और ये पास्ट में हो चुकी है, यानी ये पास्ट टेंस से संबंधित है। अब पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं, तो उसमें बच्चे को बताया जा सकता है कि ये किस टेंस का था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चे को लेख के माध्यम से ही ग्रामर बताया जा सकता है, तो ये तो पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन फॉलो अ गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच वेयर स्टूडेंट फाइंड आउट अबाउट द लैंग्वेज देमसेल्व्स, यानी कि ये कहा जा रहा है कि लेख में बच्चे खुद गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच के माध्यम से खोज सकते हैं ग्रामर के नियमों को। जैसे कि मान लीजिए लेख लिखा हुआ है तो उसमें टीचर बता दे कि आप इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को छांटिए, तो एक पैराग्राफ में बच्चे बता सकते हैं कि कौन सा जो शब्द है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये क्या हो गया, ये गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच हो गया, यानी टीचर गाइड कर रहा है और बच्चे खुद अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं कि कौन सा शब्द क्या हो सकता है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वाइल प्लानिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन टीचर शुड क्रिएट टेक्स्ट्स ऑफ देयर ओन टू, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, बच्चे को जो कॉन्सेप्ट बताना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बच्चे को वर्ब के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसी ही तो टेक्स्ट आप डिजाइन करेंगे एज ए टीचर, जिसमें वर्ब के ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल और जितने भी वर्ब के टाइप होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए वो टेक्स्ट आप चुनेंगे जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा और इन दोनों का उदाहरण जिसमें समाहित होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या कहा जा रहा है, दीज लेसन इन्वॉल्व्स एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग एंड डिस्क्राइब द रूल फॉर लर्नर्स, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर है वो स्पष्ट तौर पर ग्रामर टीचिंग और ग्रामर टीचिंग को इंक्लूड करता है और रूल्स को डिस्क्राइब करता है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, अब देखिए, जब आप बच्चे को लेख बता रहे थे जिसमें कहानी था, तो ऐसा थोड़ी हो कि उसमें व्याकरण के नियम लिखे गए हैं, व्याकरण की परिभाषा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसका परिभाषा थोड़ी लिखा गया है उसमें। तो वो बच्चे को लेख पर आधारित करके ही बच्चे को ग्रामर पढ़ाना है, यानी कि ये विकल्प जो कह रहा है कि ग्रामर के अलग से उसमें एक तरीके से रूल्स लिखे गए, ये बिल्कुल निगेटिव है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, तो लैंग्वेज एजुकेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक है जो कि कॉन्सेप्ट नहीं है। निगेटिव सेंस में सिंपली आप समझ लीजिए पूछा जा रहा है। पहले विकल्प की बात करें तो कहा जा रहा है कि क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी कि कल्पना बनाना, तो ये तो विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों,
क्योंकि देखिए, जब भी आप कहानी बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसमें भी बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं। कहानी के माध्यम से बच्चे कल्पनाशील बनते हैं और उससे जब बच्चे शब्दावली सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भाषा का विकास होगा, और भाषा के जो कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो वो सुन रहा है, यानी उसमें श्रवण कौशल का विकास हो ही रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए जाहिर सी बात है उसके समझ के तौर पर, उनके समझ के तौर पर कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे होंगे। जैसे कि ले वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया था, वो बोला था उन्होंने कि जो कोई भी जो आपसे थोड़ा बहुत भी जानता है उससे अंतःक्रिया करके आप सीख पा रहे हैं, यानी कि वो आपको क्या कर रहा है, वो इनपुट दे रहा है आपको। जितना आप जान रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पर आपको इनपुट दे रहा है, जिससे आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन, यानी कि लोगों को आप मोटिवेट करने के सेंस में यह है कि पुनर्बलन दिया जा रहा है पॉजिटिव सेंस में, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्रेन लेसन। लेसन का मतलब क्या होता है? क्षति पहुंचाना, एंड कंट्रोल। तो जब आप बच्चों के ब्रेन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, यानी बांधने की बात कर रहे हैं, तो उसको आप संकुचित कर रहे हैं। बच्चे को का ब्रेन बांधना नहीं है, बल्कि उसे ओपन माइंडेड सोचने के लिए बिल्कुल फ्री रखना है, तभी तो वो बच्चा एक तरीके से सृजनात्मक बनेगा। और ये बिल्कुल निगेटिव सेंस में था कि आप बच्चे के ब्रेन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। चूंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकॉग्नाइजेज, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इनमें से क्या प्रावधान करती है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा दिया गया, चिल्ड्रन शुड लर्न मेनी लैंग्वेजेस एज पर देयर चॉइसेस, यानी कि बच्चे अपनी चॉइस के हिसाब से कई भाषाओं को सीख सकते हैं। ये इस प्रकार का बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं किया है, ये निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ऑल लैंग्वेजेज लर्निंग नीड्स टू बी इन द मदर टंग ओनली, यानी कि ये कहा जा रहा है कि सभी भाषाएं मदर टंग में ही सीखी जानी चाहिए, ये इसका मतलब हो गया। और वैसे भी जहाँ पर भी आपको वनली वर्ड दिख गया वो हमेशा निगेटिव ही होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, केवल, एकमात्र, एक ही, वनली, ये सभी वर्ड निगेटिव हैं। कहीं भी आपको दिख गया तो आगे विकल्प पर आपको विचार करना ही नहीं है, ये निगेटिव ही होगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की। कहा जा रहा है कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। ये प्राइमरी स्टेज पर इंग्लिश मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को उसकी मातृभाषा यानी मदर टंग में बताने के लिए कहा गया है। अब हो सकता है कि किसी की मदर टंग इंग्लिश हो तो उसके लिए तो अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन किसी की मदर टंग हिंदी है तो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसकी मदर टंग होगी, ना कि इंग्लिश होगा। ये विकल्प संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या कहा जा रहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषिकता एंड द पावर ऑफ नॉलेजेस एज एसेंशियल फॉर लर्निंग इन स्कूल। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फाइनली, मोर ओवर, इन एडिशन टू एंड बिसाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सभी एक तरीके से लिंकिंग वर्ड बोले जाते हैं और लिंकिंग वर्ड को ही कोहेसिव डिवाइसेस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कोहेसिव डिवाइस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, दिस क्वेश्चन इज। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ठीक से जानते हैं कि कार्यवाही कहाँ होती है, या किस प्रकार का प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक अनुमान लगाने वाला प्रश्न है। अब कार्यवाही किस सेंस में पूछा गया है, हो सकता है पुलिस कार्यवाही की बात की जा रही हो सकता है कि शिक्षा में क्या क्या कार्यवाही सरकार कर रही है उस सेंस में पूछा गया हो। तो ये अनुमान लगाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो चेकिंग इन्फ्रेंशियल रीडिंग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण, और असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से अधिगम के लिए मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर पहले विकल्प से शुरुआत कर, देखिए अधिगम के लिए मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया, अभी अधिगम हुआ नहीं है, सीखने के दौरान बच्चे का बार बार मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि अधिगम में कहाँ पर कठिनाई आ रही है इसके बारे में टीचर को ज्ञात हो सके, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहले विकल्प की बात करें, एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षा की बात की जा रही है, तो ये तो आपका फाइनल जजमेंट सुनाने के लिए यानी पास या फिर फेल सुनाने के लिए परीक्षा ली जाती है। अब अधिगम नहीं कराना है, जितना होना था साल भर में हो चुका है। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यानी अधिगम का मूल्यांकन है। यानी कि अब बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है इसका जांच नहीं किया जाएगा, वो पास है या फिर फेल है ये घोषित किया जाएगा। तो ये तो आपका उत्तर होगा नहीं।
दूसरा देखिए मिड टर्म टेस्ट। मिड टर्म टेस्ट मतलब कि बीच में टेस्ट लेने की बात की जा रही है, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्यों, आगे आपको पता चलेगा। तीसरा देखिए पोर्टफोलियो कहा जा रहा है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है एक सत्र के दौरान बच्चे की शैक्षणिक प्रगति किस प्रकार से हुई है उसके बारे में। तो ये इससे असेसमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन ये असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है, क्योंकि साल भर का जो आपने परफॉर्मेंस दिया है उसी का तो एक तरीके से रिकॉर्ड ये है। तो अब साल भर बीत चुका है, अब आपका अधिगम नहीं होगा। हाँ, आपका साल भर के बाद ये चीज़ें जरूर इससे डिफाइन की जा सकती हैं कि साल भर तक आपने किस गति से सीखा या फिर आपके सीखने की गति कैसी रही है। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 वीकली असेसमेंट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि बार बार मूल्यांकन करने की बात की जा रही है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया या फिर एक चैप्टर पढ़ाया गया, उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लिया जाए कि उस चैप्टर या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो जितना ज़्यादा मूल्यांकन किया जाएगा, जाहिर सी बात है उतना ही बच्चे को ये सभी समस्याएं के बारे में टीचर को पता चलेंगी। तो जितना जल्दी जल्दी ये मूल्यांकन होगा वो उतना अप्रोप्रिएट होगा। और ऑप्शन नंबर 2 में मिड टर्म टेस्ट कहा जा रहा था, जो कि बीच सत्र में एक बार ही केवल होगा, और वीकली असाइनमेंट हर वीक में एक बार हो रहा है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, क्योंकि इसमें एक सप्ताह में जो बच्चे को पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट या फिर चैप्टर, उसमें क्या दिक्कत आ रही है इसके बारे में टीचर को पता चल सकता है। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लेंडेड लर्निंग एज, यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिश्रित, यानी मिश्रित अधिगम पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले जो जिस तरीके से ट्रेडिशनल लर्निंग होती थी चौक और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, वो और साथ ही साथ जो नया आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ एक तरीके से स्मार्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो दोनों का मिला जुला रूप जो होता है वो ब्लेंडेड लर्निंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लैंग्वेज अवेयरनेस क्या है। तो अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, और लैंग्वेज मतलब भाषा के प्रति जागरूकता। तो किसी के प्रति जागरूक आप कब बनेंगे, जब आप के संज्ञान में वो आएगा, यानी कि ये जिस भी प्रति आप जागरूक बनते हैं, जाहिर सी बात है वो चीज़ें आपके संज्ञान में आ जाती हैं, यानी कि ये कॉग्निटिव एडवांटेज है आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए हैज कॉग्निटिव एडवांटेज, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनपुट हाइपोथेसिस प्रोपोजेज दैट लिंग्विस्टिक इनपुट दैट इज डैश द करंट स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज आइडियल फॉर मैक्सिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी कि जो लर्निंग आउटकम है, यानी जो बच्चे का सीखना है वो मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, जब उसका करंट स्टेज यानी बच्चा जितना जान रहा है उससे एक स्टेप आप आगे बताएंगे, तभी तो वो और कुछ नई चीज़ें सीखेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा आम के बारे में जान रहा है, अब बार बार आप उसको आम बता रहे हैं, जाहिर सी बात है अब नई चीज़ बताने के लिए उससे एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। आम बच्चा जान गया तो अब सेब के बारे में बताना पड़ेगा, यानी कि एक स्टेप उससे ऊपर जितना बच्चे का लेवल है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए 1 स्टेप बियॉन्ड, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज, यानी कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है, और एनसीएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चे को प्राइमरी लेवल पर उसकी मदर टंग में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी मदर टंग से प्रारंभ करके उसको अन्य भाषाओं के बारे में जागरूक करना। जैसे कि एक कक्षा में हो सकता है कि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं, अलग अलग राज्य से, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सरकारी विद्यालय है जिसमें उत्तर प्रदेश का अगर बालक है तो उसकी मदर टंग हिंदी होगी, पंजाब का है तो उसकी मदर टंग पंजाबी होगी, साउथ का है तो मलयालम या फिर तेलुगु हो सकती है, और उड़ीसा का है तो उड़िया हो सकती है उसकी मदर टंग। तो जाहिर सी बात है बच्चे स्टार्टिंग में अपने मदर टंग के बारे में ही जान रहे हैं, तो अपने आप को वो मदर टंग में ही तो एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मदर टंग से शुरू करके, और जैसे मान लीजिए एक बच्चा पंजाबी में बोल रहा है तो अन्य बालक जो हैं जो कि उस भाषा को नहीं जानते हैं लेकिन उसकी शब्दावलियों को सुन रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जागरूक बन रहे हैं। यानी कि अपनी मातृभाषा से शुरू करके और दूसरी की मातृभाषा यानी अन्य भाषाओं की तरफ आगे बढ़ना ही एक तरीके से बहुभाषिकता होती है, मदर टंग बेस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए एवरी लर्नर्स बिगिंस हर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव्स ऑन टू एड मेनी मोर लैंग्वेजेज इन स्कूल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, यानी कि बच्चे और टीचर के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपसे बोला जा रहा है। ए यहाँ पर दिया गया है आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट विथ लेटर ए टू स्टैंड हियर एंड ऑल स्टूडेंट विथ लेटर बी टू स्टैंड देयर, डू यू अंडरस्टैंड। यानी कि जो टीचर है वो बोला कि जितने भी बच्चे हैं जिनके पास ए लेटर है
या फिर जिनके नाम ए से शुरू होते हैं वो यहाँ पर खड़े होंगे, और जिनके नाम बी से शुरू होते हैं या फिर जिनके पास बी लेटर है वो वहाँ पर खड़े होंगे। तो यहाँ पर सभी बच्चे जो थे वो साइलेंस थे। उनमें से एक बच्चा जो था वो बोला यस, मैं ये समझ गया, वेरी क्वाइटली, बहुत तेज़ी से उसने आवाज़ दिया। ठीक है, स्टूडेंट्स आर रेलुकेंट टू आंसर, बाकी के जो बच्चे हैं वो संकोची हैं उत्तर देने में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डज नॉट फिट, यानी कि ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि फिट नहीं हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स आर रेलुक्टेंट टू आंसर, जो बच्चे हैं वो संकोची हैं। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फिट नहीं हो रहा है। पहला दिया गया है स्टूडेंट्स लैक कॉन्फिडेंस, तो हो सकता है सही बात है, बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी हो, इस वजह से बच्चा कक्षा में नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में था ताकि बच्चा बोल ही नहीं रहा कक्षा में। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है कि नॉट फिट, यानी निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, हो सकता है कि बच्चे समझ ही ना पाए हों। ठीक है, तो ये भी इसके सेंस में एक तरीके से अप्रोप्रिएट हो सकता है, समझ में ना आया हो इस वजह से बच्चे ना बोले हों, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, स्टूडेंट नीड मोर इलेबोरेट इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द टीचर, यानी कि टीचर को चाहिए कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करे अपने प्रश्न के बारे में और सपोर्ट करे बच्चों का, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, स्टूडेंट प्रीफर नॉट टू टॉक, ये कहा जा रहा है कि बच्चे बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चे उत्सुक होते हैं खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखने में, और ये खेल ही है एक तरीके से। तो ऐसा कहना कि बच्चे बात करना ही नहीं चाहते, ये निगेटिव सेंस में था, चूंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव के बारे में ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव सबसे ज़्यादा यही था। और ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, स्टूडेंट लैक कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है या फिर आपने प्रश्न को समझा ही नहीं, तो भी आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बोला जाएगा कि आप संकोच कर रहे हैं कि क्या ये उत्तर होगा या फिर ये उत्तर होगा, आप कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन था ही नहीं कि आखिर जो टीचर गेम करा रहा है या फिर जो गतिविधि करा रहा है वो क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, वो बच्चों को क्लियर नहीं था, इस वजह से यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम होने की बात की जा रही थी। तो ये अप्रोप्रिएट था ऑप्शन, एक तरीके से जो प्रश्न उनको दिया गया था उसके हिसाब से। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही निगेटिव है, ये कह रहा है कि बच्चे बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये निगेटिव था, इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।